प्यारे बच्चों, मैथ की जो आपकी क्लास है उसमें हम एनसीईआरटी का 11th क्लास का जो आपका मैथ है उसमें पहला चैप्टर है समुच्चय का, उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर आपके सामने शो हो रहे हैं ये कम्प्लीटली फ्री हैं, कोई भी चार्ज आपका इसके लिए नहीं लिया जाता। देखिए, जो आपका वर्ड है समुच्चय, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपके लिए ये वर्ड नया है। आप बचपन में चीज़ों को कलेक्ट करते होंगे, जैसे आप सिक्कों को कलेक्ट करते हैं या आप क्या करते हैं, डाक टिकट जो होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, या 5 पैसे के पुराने सिक्के होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, समूह बनाया या हमने संग्रह किया। तो 3 वर्ड हैं जिससे आपको पता लगेगा कि तीनों वर्ड ही समुच्चय को परिभाषित करते हैं। किस प्रकार से, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ए से जेड तक जो आपके पास अल्फ़ाबेट हैं उन अल्फ़ाबेट को आप कलेक्ट करके लिखिए। तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में ए कोमा बी कोमा सी से लेके और डॉट 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 करके यहाँ पे जेड को आप लिख देंगे। ये चीज़ें बहुत आसान है लिखने के हिसाब से भी, समझने के हिसाब से भी। दूसरी बात आपके पास कौन सी है, आपने कहा कि पहली जो 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं उनका आप संग्रह कीजिए। अभी मैं समुच्चय वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उनको कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि ये जो संग्रह हमने किया है इसके अंदर क्या विशेष बात है। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 से लेके कहाँ तक लिखेंगे आप, 10 तक लिखेंगे। तो देखिए, ये जो हमने संग्रह किया है, पहले में किया है, पहले उदाहरण में संग्रह किया है या फिर दूसरे उदाहरण में संग्रह किया है, तो एक खास नियम का हमने क्या किया है कि एक खास नियम को फॉलो किया है, उसी के अंतर्गत हमने चीज़ों को कलेक्शन में हम लाए हैं। तीसरी बात आप क्या कर सकते हैं, इसमें पहली 5 इवन जो नंबर है हमारे पास, सम संख्याएं हैं 2 4 6 और 8 और 10, इनको आपने कलेक्ट कर लिया। इस तरीके से एक विशेष नियम के अंतर्गत आप क्या करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। वस्तुओं के अंदर हम संख्याओं को भी ले लेते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो यहाँ से जो आपकी परिभाषा है, समुच्चय की जो परिभाषा है उसको ध्यान से देखिए कि परिभाषा में हम क्या लिखेंगे। परिभाषा है आपकी वस्तुओं के सुपरिभाषित, ध्यान से देखिए परिभाषा को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। डेफिनेशन जो है आपकी वो काफ़ी आसान है। 2 वर्ड का हमने यहाँ पे यूज किया है, उसको देखिए ध्यान से। यहाँ एक वर्ड हमने यूज किया है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखेंगे इसका आप वेल डिफाइंड, यानी कि उस संग्रह के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर जो चीज़ें आपने इकट्ठी करी हैं उसमें किसको रखना है या नहीं रखना है, ये चीज़ आप एग्जैक्टली बता सकें। ये निश्चित रूप से आप कह सकें कि इस संग्रह के अंदर इस वस्तु को रखना है या फिर नहीं रखना है। जैसे आपने ये कहा कि हमें जो लकड़ी की कुर्सी हैं, लकड़ी की कुर्सी का समूह करना है। लकड़ी की जो कुर्सी हैं उनका समूह बनाना है। अगर किसी छात्र ने उसमें क्या किया कि लोहे की कुर्सी उसमें रख दी है, तो ये जो समूह है ये इस लोहे की कुर्सी को क्या करेगा, डिनाई करेगा, ये उस कलेक्शन में नहीं आएगा। फिर किसी दूसरे बच्चे ने कहा कि केवल कुर्सियों का समूह बनाना है, कुर्सी का समूह बनाना है। अब कुर्सी के समूह में आपको चीज़ डिफाइन हो गई, ये हमने आपको नहीं कहा कि आपको लकड़ी की लेनी है या फिर प्लास्टिक की लेनी है। तो यहाँ पे आप लकड़ी की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी और आपकी लोहे की कुर्सी, आप सभी कुर्सी को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई यहाँ पे।
इसी हिसाब से आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वे भी करेंगे और थोड़ा सा परिभाषा के ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। इस डेफिनेशन को मैं इंग्लिश में भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको इन्हीं वर्ड्स को बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे बीएससी में, बीटेक में या बीसीए में, तो वहाँ पे जो आपका मैथमेटिक्स है वो सारा इंग्लिश मीडियम में है। तो आप यहीं से ही थोड़ा सा चीज़ों को, जो आपकी वोकेबुलरी है मैथमेटिक्स की, उसको समझने का प्रयास करें। ये वेल डिफाइंड, जैसे मैंने समुच्चय को क्या कहा, सेट कहा। समुच्चय की इंग्लिश क्या है, सेट है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड का मतलब है सुपरिभाषित। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज, अपनी नॉलेज के आप इसके लिए इसको नोट कर लीजिए, इज नोन एज सेट। दूसरी बात देखिए आप, इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड कंसेप्ट है आपका, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कैपिटल लेटर ए बी सी आदि से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसके जो आपने वस्तु ली है, ऑब्जेक्ट ली है, उनको ए के अंदर किस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ए कोमा बी कोमा सी, जैसे मैंने जेड तक लिखी थी, ऐसे लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में आप कोमास ला के लिखेंगे। ये जो ए है इसको हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे, इस समुच्चय का अवयव कहेंगे। और इसको आप डिनोट करोगे, ए बिलोंग करता है ए से। तो ये जो साइन आपका है ये किसका है, बिलोंग का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू के लिए यूज होगा। ये बिलोंग्स टू की हिंदी क्या हुई, संबंध रखता है या संबंधित है, यानी कि ए इसका एक मेंबर है। अगर मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर 1 है क्या, तो इस सेट के अंदर देखिए 1 अगर हम कहेंगे कि इसमें बिलोंग करता है ए को, तो हम कहेंगे इसको नहीं करता। तो इसके लिए हम कांटे का निशान लगाएंगे इस चिन्ह के ऊपर। तो 2 चीज़ हमने आपको बताई हैं, एक ये बताई है बॉक्स में जो मैंने लिखी है, और एक ये बताई है बिलोंग करता है और बिलोंग नहीं करता है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हुई। तीनों चीज़ें, नंबर 1 डेफिनेशन जो मैंने सर्किल की है, नंबर सेट को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, हमने सेट को कर्ली ब्रैकेट में अवयवों को कोमा लगा के लिखा है। अवयव को आप क्या कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं और मेंबर भी कहते हैं, सदस्य भी कहते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो एलिमेंट्री हैं, जो बाय डेफिनेशन चलती हैं, वो मैंने आपको बता दी है। पहली एक्सरसाइज सारी आपकी इसी के ऊपर है। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन देखिए। अब इसमें देखिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपका कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप, और दूसरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म। दूसरा तरीका होता है रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप। तो दोनों का तरीका देखिए। इसमें हम समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं, एक्स सच दैट, ये जो 2 बिंदी हैं इसको कोलोन बोलते हैं। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, कोलोन इसको बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हुआ। समुच्चय निर्माण रूप के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर हम उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उस प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं जिससे हमारा समुच्चय बना है। अब इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं 1 2 3, फिर डॉट 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 का यूज करते हैं इस तरीके से। इस प्रकार से हम समुच्चय को निरूपित करते हैं। अब W को आप निरूपित करेंगे यहाँ पे x सच दैट, x कैसा है, x एक पूर्ण संख्या है। तो इसको हम W से निरूपित करते हैं, और यहाँ W से निरूपित करेंगे तो आप एलिमेंट किस प्रकार लिखेंगे इसमें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन।
इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हमारा रोस्टर रूप है, इसको हम सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, दोनों तरीके से लिखा जाता है, सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। और ऊपर वाला हमारा क्या हुआ, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो दोनों फॉर्म आपको क्लियर हुई। एक में आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूँ आपको। आपने सेट बी बनाया और यहाँ पर लिखा एक्स कैसा है, एक्स जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है का एक वर्ड है, आपका एक लेटर है, एक अक्षर है। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे इसको, बी को हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी बताई है और यहाँ पे आप इसको ए बी सी और जेड तक लिखेंगे। इस तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। पहला तरीका है उसका गुण लिखना है, जिस गुण के आधार पे, जिस नियम के आधार पे, या जो चीज़ आपके माइंड में है जिसके आधार पे उसमें किसी ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं। दूसरा कौन सा है, जिसमें हमने क्या किया, सारणीबद्ध रूप से, यानी कि अवयवों को कोमा लगा के और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के हमने इसको लिख दिया है। तो दोनों रूप आपको क्लियर हो गए। अब देखिए सभी जगह क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो 1 2 3 नंबर हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को हम लगातार लिखते रहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अनंत होती हैं। तो हमने उसको जो ऊपर वाला कंसेप्ट आपको बताया है कि इसको हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिख देंगे कि x एक प्राकृतिक संख्या है। तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में क्या आ गया कि हमें इस समुच्चय के अंदर जो संख्याएं लिखनी है वो 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन लिखनी है अनंत तक, जो कि कभी ख़त्म आपकी नहीं होती हैं। तो पहले पेज पे चलते हैं थोड़ा सा। तो पहले पेज पे हमने समुच्चय की परिभाषा को लिखा था, यह आपने समझ लिया ध्यान से कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पेज पे क्या किया, इसका जो निरूपण था उसको हमने देखा कि किस प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं। और इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, उससे हमने इसको प्रदर्शित किया। फिर अवयव कैसे उसका बिलोंग करेगा, कैसे नहीं करेगा, इस बात को समझाने का हमने आपको प्रयास किया। इससे जब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमने समुच्चय को लिखने की दो विधियों का अध्ययन किया, जिसमें कि समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर फॉर्म या फिर सारणीबद्ध रूप, इन दोनों चीज़ों को हमने पढ़ा है। अब आगे चलते हैं। आगे जो कंसेप्ट आपका आएगा वो आएगा सबसेट का। सबसेट का मतलब क्या है, उप समुच्चय। सबसेट क्या है, देखिए किसी भी बड़े कंसेप्ट का जो छोटा फॉर्म है, या फिर हम ये कहें कि किसी एक हिस्से का जब कोई छोटा हिस्सा उसी के अंदर से लेंगे तो उसका हम क्या कहेंगे, उस सेट का सबसेट कहेंगे। तो ये हमारे पास सेट है, और ये जो इसके हमने अंदर लिया है बी, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये बी क्या हो गया, इसके अंदर लाई कर रहा है और इससे छोटा है। अगर हम बी को यहाँ लेते तो बी इसका उप समुच्चय ना होता। तो सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें कि अगर एक सेट के अंदर एक सेट का कोई हिस्सा आपने उठा लिया तो हम उसको क्या कहेंगे, आपका उप समुच्चय कहेंगे उस बड़े वाले समुच्चय का। तो ये जो बी हमने आपको डिनोट करके दिखाया है, ये आपका उप समुच्चय नहीं होगा, ये आपका उप समुच्चय होगा। अब इसकी परिभाषा पे ध्यान दीजिए। समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाता है यदि बी का प्रत्येक अवयव, देखिए सामान्य तरीके से जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तब वो एक अलग चीज़ होती है, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो वो तरीके से लिखना पड़ता है। तो देखिए समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाएगा यदि बी का प्रत्येक अवयव
यदि बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो, यदि बी का प्रत्येक अवयव, अब फिगर में देखने का प्रयास करें आप कि फिगर में आपके पास बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है, क्योंकि बी ए के अंदर लाई कर रहा है। अब यहाँ पे इसको नोटेशन क्या रहेगा, इसका इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका B इज़ द सबसेट ऑफ A। और दूसरी डेफिनेशन है इसकी अधिसमुच्चय की। अधिसमुच्चय में क्या डेफिनेशन है, यदि A सबसेट है B का, तब B अधिसमुच्चय होगा A का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपरसेट बोलते हैं। तो B A का क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा, क्योंकि B बड़ा है। अब ऊपर वाली डेफिनेशन में यहाँ पे हम इसको इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं कि A सुपरसेट होगा किसका, B का। अब आपकी जो NCERT की बुक है उसमें उपसमुच्चय का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन जनरली जो बुक्स मार्केट में है, मार्केट का मतलब जो लोग मतलब प्राइवेट जो बुक्स हैं या स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, उनके अंदर ये वाला कंसेप्ट दिया गया है। तो इसलिए दोनों ही कंसेप्ट क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। ये भी ठीक है और ये भी सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, रिक्त समुच्चय। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए कि जो हमारे पास समुच्चय होता है, समुच्चय के प्रकार में एक हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली समुच्चय, और यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं होता। तो समुच्चय को लिखने का ये भी एक रूप है। किस तरीके से कह सकते हैं, फाइव जो हमारे पास सेट है, अगर हमारे नंबर 100 में से आ रहे हैं और हम किसी को ये कहें कि ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें बच्चे के नंबर 100 से अधिक आ रहे हों, तो वो खाली रह जाएगा, उसमें किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिखा जाएगा। हम उन छात्र का समुच्चय बनाना चाह रहे हैं जिनके नंबर 100 से अधिक हैं और आपका पेपर ही 100 नंबर का है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो समुच्चय है, जो आपको नियम दिया गया है, उस नियम के हिसाब से आपका जो कलेक्शन है वो खाली रह जाएगा, उसमें कोई भी मेंबर नहीं आएगा। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 5 से। जो आपको ये रिप्रेजेंट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखिए उदाहरण, देखिए आप उदाहरण में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैंने आपको सेट ए दिया। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको सेट ए दिया गया है। सेट ए को ध्यान से देखिए, इसके अंदर अवयव आपके 1 2 3 4 5 हैं। एक बी सेट हमने लिया है, एक सी सेट हमने लिया है। अब आपको बताना है कि ए बी का उपसमुच्चय या फिर सबसेट है या नहीं है। उपसमुच्चय को हम क्या बोलेंगे, अब सबसेट बोलेंगे। उपसमुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसेट बोलते हैं। ए बी का सबसेट है या नहीं है, सी ए का सबसेट है या नहीं है, ए बी का सुपरसेट है या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम उपसमुच्चय की बात करते हैं, जैसे संख्या आप लिखते हैं कि 2 छोटा है किससे, 3 से, तो इसी तरीके से ए छोटा है किससे, बी से, यानी कि ए बी का सबसेट है। तो पहले ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये गलत हुआ। उसके बाद सी देखिए, अब सी छोटा तो है, सी आपका ए से छोटा तो है, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट है 6, वो इसके अंदर नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। ए सुपरसेट है किसका, बी का। ए बी के सभी अवयवों को क्या करता है, कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है। या हम कहें कि बी सबसेट है किसका, ए का। तो ये उदाहरण हुआ। इसी तरीके से आप ए के सबसेट और भी बना सकते हैं। जैसे डी में मैंने 2 और 4 रख लिया, तो डी आपका सबसेट होगा किसका, ए का सबसेट होगा।
अब डी को हम किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, ए से कनेक्ट करना चाहते हैं, ए से कनेक्ट कर दिया सॉरी। अगर हम पूछते हैं इसमें कि डी बी का सबसेट नहीं है तो ऐसे दिखाएंगे डी बी का सबसेट नहीं है। देखिए डी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके 2 हैं। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने से एक दूसरे का सबसेट या बराबर नहीं होंगे, उनके अवयव भी बराबर होने चाहिए। कुछ अवयव ऐसे हैं जो कॉमन हैं, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे उप समुच्चय का जो कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक परिभाषा आएगी ए इक्वल टू बी की, समान समुच्चय, यानी कि 2 समुच्चय बराबर कब होते हैं। तो देखिए बराबर कब होंगे, जब ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का, यानी कि ए के सभी अवयव बी के अवयव हों और बी के सभी अवयव ए के अवयव हों। यही इसकी डेफिनेशन है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि किसी सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट आपने रिपीट कर दिया है तो उसको हम केवल एक ही बार लिखते हैं, और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उसमें भी कोई अंतर नहीं आता। ये समुच्चय की बेसिक डेफिनेशन के साथ आप नोट कर लीजिए, ये वहीं पे बतानी थी लेकिन मैंने इनको यहाँ पे बता दिया आपको। अब हमने उपसमुच्चय की परिभाषा देख ली है, उसका उदाहरण देख लिया है। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है समझने का वो है समुच्चय पर संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब क्या है, जैसे आपने संख्या पद्धति पढ़ी थी, नंबर थ्योरी, जिसमें कि आप जैसे 2 और 3, मैंने 2 संख्याएं ले ली हैं, तो अब आप क्या करते हैं 2 और 3 को ऐड करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में से 3 को माइनस करते हैं, 3 में से 2 को माइनस करते हैं, 2 को 3 से भाग करते हैं, या फिर 3 को 2 से भाग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो संख्याएं आपके पास होती हैं उन संख्याओं पे 4 मूलभूत प्रक्रिया होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, और चौथी होती है आपका भाग करना। इसी तरीके से ही हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो समुच्चय सिद्धांत हमने पढ़ा है, जो आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इन समुच्चय को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट है वो आपका है यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, समुच्चय का सम्मिलन कहते हैं, या फिर इसका क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। संघ मैंने जोड़ना, सम्मिलन मैंने जोड़ना। अब इसमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी का मतलब है आपको क्या करना है, वे एक्स इनके अंदर आएंगे जो ए को बिलोंग करेंगे या फिर बी को बिलोंग करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि आप ए और बी के जितने भी अवयव हैं उन सभी को इकट्ठा करके रखेंगे। आपको क्या करना है, इकट्ठा करके रखना है, सभी को इकट्ठा कर देना है। जो हम इकट्ठा करेंगे तो क्या करेंगे, अब आप उनको रिपीट नहीं करेंगे, एलिमेंट्स को रिपीटिशन में नहीं लिखेंगे। जैसे समुच्चय ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, और बी जो समुच्चय है हमारे पास वो 2 3 4 है। अब ए यूनियन बी का आप मतलब समझने का प्रयास कीजिए, आपको इनके सभी अवयवों को इकट्ठा करके लिखना है। तो हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। एलिमेंट्स को रिपीट हम नहीं करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं यूनियन, यानी कि सम्मिलन करना। तो जनरली हम इसको यूनियन बोलते हैं, और यू से इसका साइन होता है रिप्रेजेंट करने का। तो समुच्चय पर जो संक्रियाएं हैं उनमें पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट वन पे देखते हैं। यहां पे देखिए, अब आपके पास आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स
इंटरसेक्शन को आप उल्टे यू से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप एक वर्ड याद करेंगे कॉमन एलिमेंट का, कॉमन एलिमेंट का। और इंटरसेक्शन को या कॉमन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इसमें मान लिया हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 और बी सेट हमारे पास क्या है 2 3 4 और 5 है। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट, डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे एंड का यूज हुआ है और एंड को हम क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। ये इंग्लिश वाला और नहीं है, हिंदी वाला है। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे आपके, 1 तो नहीं आएगा, इसमें आपका क्या आएगा। अब आप देखिए सेट ए में और सेट बी में जो अभी अब आपको कॉमन दिख रहे हैं वो आपका 2 है 3 है 2 है 3 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और 3 लिखेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हुई, कोई डाउट किस तरीका है इसमें। ये थोड़ा सा आसान टॉपिक है और आपकी जो 9 10th वाली क्लास है उन टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन आसान है, बुक की स्टार्टिंग में है। तो पहला चैप्टर आप यही रीड करें, क्योंकि आपकी जो आगे की स्टडी है 12th क्लास की या 12th से आगे की, वो सब सेट थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। तो ये टॉपिक आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेक्चर जो हमारा होता है वो आपका 30 मिनट से अधिक का नहीं होता, क्योंकि 30 मिनट से अधिक अगर हम लैपटॉप या फिर मोबाइल कुछ भी चीज़ प्रयोग करते हैं तो हमारी आइज़ में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे समुच्चय का अंतर। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, सर्वनिष्ठ। तो हिंदी के वर्ड थोड़े से बोलने में कठिन है, इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली इंटरसेक्शन यूनियन को रिपीटिशन में बोलते रहते हैं। अब समुच्चय का क्या करना है, आपको अंतर करना है। समुच्चय का अंतर का कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे आप संख्याओं को घटाते हैं इसी तरीके से एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाने का क्या मतलब है, इसमें वे एक्स आएंगे किस तरीके से, एक्स बिलोंग करता है ए को लेकिन एक्स बी को बिलोंग ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेट ए में से अगर सेट बी के जो अवयव थे उनको हमने यहाँ से हटा दिया है। तो ये हुआ आपका समुच्चय का अंतर। एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है कि जो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको हम वेन डायग्राम से, वेन आरेख से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन आरेख में क्या करते हैं, एक आयत के अंदर सेट को हम सर्किल की फॉर्मेट में दिखाते हैं। जनरली किसी भी आकृति में दिखा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, आपको सर्किल की फॉर्मेट में दिखाया जाता है। तो ए में से बी को घटाया तो ए में से हमने वे एलिमेंट हटा दिए हैं जो बी के साथ कॉमन है, इसीलिए इसको ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिखा जाता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाला ही उदाहरण ले लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा है। इसमें जब आप a माइनस बी करेंगे तो आपको क्या करना है, वे अवयव लिखने हैं जो a के अपने अवयव हैं, यानी कि प्योरली a के अवयव हैं। ये जो अवयव मैंने यहाँ दिखाए हैं आपको चित्र में, देखिए ध्यान से, ये जो एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं ओनली a, केवल a के अवयव, और इधर के एलिमेंट होते हैं वो ओनली b के होते हैं, केवल b के अवयव हैं, यानी कि उसका b से कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पे 1 आएगा केवल, क्योंकि हमने 2 3 जो कॉमन एलिमेंट थे जो b के पास थे, या ये कहिए कि जो साझे के एलिमेंट थे जो मेरे पास भी हैं सामने वाले के पास भी हैं, वे हमने हटा दिए हैं। अब b भी ये कहेगा, b क्या कहेगा भाई, जब a को दिक्कत है b से तो b को भी a से दिक्कत हो सकती है। तो b कहेगा कि b में से एक एलिमेंट हटाओ। तो देखिए 2 3 4 5 में से हम 2 3 हटाते हैं तो यहाँ पे केवल b के जो एलिमेंट बचेंगे वो आपके 4 और 5 बचेंगे। ऊपर ध्यान से देखिए, मैंने उसको डार्क कर दिया है। वो एलिमेंट आपके कितने बने, 2 4 और 5 बने।
इस तरीके से a माइनस बी, बी माइनस ए, ये जो वेन डायग्राम आप देख रहे हैं इसके हमने तीन हिस्से हमने आपको दिखाए हैं। एक ये वाला हिस्सा है, फिर एक ये वाला हिस्सा है और एक आपका बीच वाला हिस्सा है। ये जो हिस्सा है ये आपका इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, और आप पूरे को इकट्ठा कर देंगे, इस सब को ले लेंगे तो ये हिस्सा पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने आपको समुच्चय की परिभाषा, उसके प्रकार और समुच्चय पर जो संक्रियाएं हैं, इन सब चीज़ों को सिस्टमैटिकली बताया है। अब आप अपनी अभ्यास जो आपकी बुक में है 1.1, 1.2, 1.3 उसके प्रश्न और उसके उदाहरण करके देख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर आप किसी भी बुक के प्रश्न कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।